बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तारिक है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल किस तरह होता है। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो ये ब्रीथिंग का प्रोसेस है, ये हमारे पास एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। अगर हम इसकी इनवॉलंटरी कंट्रोल को देखें तो ब्रीथिंग एक ऑटोमेटिक रिदमिक प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिक होता है और रिदमिक होता है, यानी ख़ास ड्यूरेशन के बाद होता है। जिस तरह हमारा हार्ट बीट एक रिदमिक प्रोसेस है, ब्रीथिंग भी अगर नॉर्मल ब्रीथिंग हम देखें तो ये रिदम के साथ हो रहा है। जिस तरह के हमारा जो ब्रीथिंग है वो 16 to 20 पर मिनट होता है, तो एक रिदमिक प्रोसेस है, नॉर्मल कंडीशन में एक रिदम के साथ होता है। अगर हम ब्रीथिंग के सेंटर को देखें, हमारी बॉडी में जो ब्रेन में ब्रीथिंग सेंटर मौजूद है, तो ब्रेन के अगर हम देखें तो ब्रेन में हमारे पास एक पार्ट होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा एंड दूसरा है पोन्स। दो पार्ट्स है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर हम मेडुला ऑब्लांगेटा को देखें तो मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, कि हम कब हमने ब्रीथिंग करना है और कब हमने ब्रीथिंग नहीं करना है। जिस तरह के हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बातें करता हूँ या कोई गाना गाता है, तो उस दौरान उसका जो ब्रीथिंग होता है वो स्टॉप होता है कुछ टाइम के लिए। तो उस वक़्त ये ब्रीथिंग को स्टॉप करना और ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग को कंट्रोल रखना, ये मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। उसके बाद पोन्स है। पोन्स का काम ये होता है कि ये भी एक ब्रेन का पार्ट है, कि इसका काम ये है कि जो ब्रीथिंग का जो रेट है उसको कंट्रोल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई काम करते हैं, तो उस दौरान जो हमारी जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है हमारा वो इंक्रीज़ होता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता है। ये असल में इसलिए इंक्रीज़ होता है ताकि बॉडी की डिमांड ज़्यादा होती है, और इंक्रीज़ कौन कराता है? ये पोन्स कराता है। इस ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कराने का काम जो होता है वो पोन्स का होता है। तो अगर हम मेडुला ऑब्लांगेटा को देखें तो इसके टू पार्ट्स हैं। एक होता है डॉर्सल साइड जो बैक साइड पे होता है, एक है वेंट्रल जो आगे की तरफ होता है इसका साइड। तो जो आगे डॉर्सल वाला साइड होता है इसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी सेंटर, यानी ये एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है कि हमारी बॉडी में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और कितना हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट करना है, एक्सपायरेशन करना है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उतना एक्सपायरेशन प्रोसेस होगा ज़्यादा होगा। तो ये एक्सपायरेशन का काम होता है, इसे कहा जाता है एक्सपायरेटरी सेंटर। ये काम होता है हमारे डॉर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा का। दूसरा हमारे पास है वेंट्रल पोर्शन। जो वेंट्रल पोर्शन है या वेंट्रल साइड है, इसका काम है, ये एक इंस्पायरेटरी सेंटर है, यानी इसका काम ये होता है कि ये जो इंस्पायरेशन है उसको कंट्रोल करता है। यानी जितनी इंस्पायरेशन हमें करनी है, कि कितनी इंस्पायरेशन हम कर सकते हैं 1 मिनट में और कितनी हमें करनी है, ये बॉडी के डिमांड के मुताबिक और सिचुएशन के मुताबिक ये डिपेंड करता है। अच्छा, तो और साथ में ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये असल में इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर के तौर पर ऐसे काम करता है कि ये कम्युनिकेट करता है डायफ्राम के साथ और इंटरकॉस्टल मसल के साथ कम्युनिकेट करता है, उसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके ये इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है। डायफ्राम असल में जो हमारे लंग्स है उसके नीचे एक स्ट्रक्चर है, उसको हम देखते हैं डायग्राम में। लेकिन पहले देखते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स को। इंटरकॉस्टल मसल्स जो हमारे रिब्स है, ये हमारे रिब्स मौजूद है। इन हर एक रिब्स के दरमियान अगर आप देखें तो मसल्स मौजूद है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे रिब्स है, ये एक ही ब्लू लाइन से ड्रा हुआ है, एक एक रिब्स है। इनके दरमियान जो रेड कलर का ये जो मसल्स बना हुआ है, जो लाइंस बने हुए, असल में मसल है। ये जो मसल है ये रिब्स को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो मूवमेंट है उसमें हेल्प देते हैं। इस इंटरकॉस्टल मसल ये भी कंट्रैक्ट होते हैं, जब ये रिलैक्स होते हैं, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एक इनवॉलंटरी कंट्रोल का प्रोसेस है ये, और ये इसको कंट्रोल कर रहा है, हमारे ब्रेन का पार्ट है वो कंट्रोल करता है, और न्यूरॉन्स और हार्मोन्स के लिए इसके मैसेज जो है वो कम्युनिकेट होता है। तो टू फेज है ब्रीथिंग के हमारे पास। नंबर एक है हमारे पास इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहा जाता है, और दूसरा हमारे पास है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहा जाता है। तो हम इंस्पायरेशन जो है उसकी कंट्रोल को देखते हैं कि जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है उसमें हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं और ये कंट्रोल किस तरह होता है। सबसे पहले इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है कि इनटेक ऑफ एयर, एयर को बाहर इन्वायरमेंट से लेना, इसे कहते हैं इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन को अगर हम देखें तो इंस्पायरेशन में दो मेन प्रोसेस होती है। अगर हम इंस्पायरेशन को देखें तो इंस्पायरेशन में दो मेन प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, दूसरा हमारे पास है कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंस्पायरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हमारे पास है कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये एक डायग्राम में ड्रा किया हुआ है, हम एयर को इनहेल करना चाहते हैं, एयर को हम अपनी बॉडी के अंदर लाना चाहते हैं।
तो जैसे ही हम अपनी बॉडी में इनहेल करना चाहते हैं तो हमारे जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो मैसेज भेजता है इस इंटरकॉस्टल मसल को। यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल होते हैं, तो जो इंटरकॉस्टल मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब इंटरकॉस्टल मसल को मैसेज मिलता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा से कि आपने कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये दो चीज़ों को मूव कराते हैं, एक ये स्टर्नम को मूव कराता है, एक ये रिब्स को मूव कराता है। तो रिब्स के दरमियान जो दो रिब्स के दरमियान जो हड्डी सी मौजूद है उसका कहा जाता है स्टर्नम। तो ये जो स्टर्नम है, ये फॉर एग्जांपल ये हमने ड्रा किया हुआ है स्टर्नम को, और ये जो रेड लाइन है ये रिब्स है। तो ये स्टर्नम जो होते हैं ये बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जिस तरह आप देख सकते हैं इनहेल करते हैं एयर को, इस तरह इनहेल करते हैं, तो जब जैसे यूं ही हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी जो मसल्स है या रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है, और साथ में जो ये स्टर्नम होता है वो रिब्स के साथ अटैच होता है, वो भी बाहर की तरफ मूव करता है। तो जो स्टर्नम है वो बाहर की तरफ मूव करता है और साथ में जो रिब्स है वो भी बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्टर्नम और रिब्स बाहर की तरफ मूव करता है, तो जब एयर के लिए अंदर एक जगह मिल जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है वो अंदर आ सके, तो एक जगह मिलती है एयर के लिए कि वो अंदर आ सके। साथ में मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो कम्युनिकेट करता है, ये मैसेज भेजता है डायफ्राम को। तो डायफ्राम क्या करता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डायफ्राम का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो डोम शेप सा होता है, इस तरह का शेप होता है। तो जब ये उसको मैसेज मिलता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टाइली स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट बन जाता है। ये स्ट्रेट बन जाता है तो यानी कि जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ मूव कर लेता है। जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो ये स्टाइली स्ट्रेट बनता है, और जो लंग्स है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह है वो बन जाती है, जो स्पेस है वो क्रिएट हो जाता है। तो असल में होता ये है कि ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा ने मैसेज भेजा इंटरकॉस्टल मसल को, तो इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से जो स्टर्नम है और रिब्स है उसने बाहर की तरफ मूव किया और डायफ्राम ने नीचे की तरफ मूव किया, तो एक स्पेस सा क्रिएट हुआ। उस स्पेस में अगर अब जो है हमारे जो लंग्स है जितने एयर को भी इनहेल करे तो वो जो लंग्स है वो क्या हो जाएगा, वो भी स्वेल अप हो जाएंगे लंग्स, तो वो भी क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी स्पेस मौजूद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को वो इनहेल कर पाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं इनहेलेशन में। तो ये स्टेप्स जब होते हैं तो हमारी बॉडी में जो एयर है वो इनहेल हो जाती है। इसके बाद है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब है कि जो एयर है उसको बॉडी से आउट करना। तो उसमें भी स्टेप्स जो होते हैं वही दो होते हैं, लेकिन इसके जो स्टेप्स होते हैं वो अपोजिट टू इंस्पायरेशन होते हैं। तो इसमें होता है रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। अब हमने इंस्पायरेशन के प्रोसेस में ये पढ़ा कि जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव कर चुके हैं और स्टर्नम भी बाहर की तरफ मूव हो चुका है। तो क्या होता है कि जो मैसेज आता है मेडुला ऑब्लांगेटा से कि अभी आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया है, आपने इस एयर को बाहर एक्सहेल करना है, बॉडी से आउट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना है बॉडी से, तो ये जो मैसेज आता है इंटरकॉस्टल मसल्स को, जो इंटरकॉस्टल मसल होते हैं फॉर एग्जांपल ये रिब्स मौजूद है और इनके दरमियान इंटरकॉस्टल मसल मौजूद है। तो ये इंटरकॉस्टल मसल जो होते हैं पहले ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट थे, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। जब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है इस तरह ये रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये जो इसके रिजल्ट में होता है कि जो स्टर्नम होता है और रिब्स होता है वो अंदर की तरफ मूव करता है। जो रिब्स है और स्टर्नम है वो अंदर की तरफ जाते हैं। जब रिब्स और स्टर्नम अंदर की तरफ मूव करते हैं तो वो एयर जो लंग्स है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो उसके हमारी बॉडी से जो एयर है वो आउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है, क्योंकि जो लंग्स है उसके जो स्पेस है वो कम हो जाता है, उसने अपने साइज़ को डिक्रीज़ करना होता है, तो इसलिए जो एयर है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलता है। पहले तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद साथ साथ एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, देखो अब डायफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, स्ट्रेच हो गया था, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था डायफ्राम, जो हमने एयर को इनहेल किया था, तो अब हमने एयर को एक्सहेल करना है, तो डायफ्राम का जो शेप था वो स्ट्रेट सा बन चुका था। तो डायफ्राम का जो शेप है वो फिर जो टुवर्ड्स लंग्स मूव करता है और डायफ्राम का शेप फिर डोम सा शेप बन जाता है। तो डायफ्राम का शेप जब फिर डोम से बन जाता है तो फिर ये जो लंग्स है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है कि जो आप क्या करें, आपके लिए यहाँ पर अब जगह नहीं है, तो आप जो एक्स्ट्रा एयर है आपके पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको आप बॉडी से रिमूव कर लें। तो असल में होता यही है कि जो इन दो प्रोसेस से, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल से या इन रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम से, ये क्या होगा कि ये रिब्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा कि उन जो और लंग्स को क्या करेगा, ये मजबूर करेगा कि आपके लिए अभी स्पेस नहीं है और आपके पास जो अभी एक्स्ट्रा एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अपने बॉडी से निकालना है।
अच्छा जी, ये हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। तो कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में आपने नोट करने हैं कि जो नॉर्मल हमारे पास जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो 16 टू 20 हमारे पास नॉर्मल ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए और रिस्पायरेशन के लिए आपको पता है ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो तकरीबन 40 प्लस तक पहुंच जाता है। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होता है। ब्रीथिंग इज एक्चुअली द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो कहते हैं कि जब हमारे पास अब हमारे इन्वायरमेंट में हम ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन से 20% ऑक्सीजन कम हो जाए, तो वहाँ पर जो हमारा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होगा वो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं एलिवेशन के साथ, यानी कि ऊंचाई पे हम जाते हैं। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। जब ऊंचाई के साथ साथ ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है तो वहाँ पर हमारा ब्रीथिंग का जो रेट है वो भी डबल हो जाता है। अब आपने ये भी याद रखना है कि ऊंचाई के साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन की जो अमाउंट है या कंसनट्रेशन है वो कम क्यों हो जाती है, क्योंकि जितने हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होती है, और जो हमारे पास जो लार्जर मालिक्यूल होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये ऑक्सीजन जो है ये मालिक्यूल है लार्जर, 2 ऑक्सीजन से बना होता है। तो ये नीचे होता है, जितने हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और ऊपर वो मालिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास बारीक होते हैं या वेट में कम होते हैं, और जो भारी मालिक्यूल होते हैं वो नीचे रहते हैं। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है। अच्छा, अब अपने और एक बात और याद रखनी है कि जो बेबी होता है, जो स्मॉल बेबी होता है, उसमें ब्रीथिंग रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। असल में इसकी वजह ये होती है कि जो बेबी होता है, एक तो उसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी चाहिए, रिस्पायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, तो उसके तो ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा है। एक ये है कि इससे जो बेबी के जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होगा। दूसरा ये है कि जो बेबी के जो सरफेस एरिया होता है, लंग्स के जो एल्विलाई होते हैं उनकी नंबर भी कम होती है और सरफेस एरिया कम होता है। जितने एल्विलाई ज़्यादा होंगे तो उतने सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लंग्स जो होता है वो स्मॉल होता है और सरफेस एरिया भी कम होता है, तो इसी वजह से जो बेबी होता है उसकी जो ब्रीथिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है। ये हमारे पास जो सारा प्रोसेस हमने पढ़ा कि ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है, ये जो ब्रीथिंग का कंट्रोल सिस्टम था ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वॉलंटरी भी हम ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये इनवॉलंटरी होता है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 3 to 6 मिनट तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम कंट्रोल इसको नहीं कर सकते, ये डेथ काज कर सकता है। तो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो कुछ स्टेजेस पे स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम ईटिंग करते हैं, तो ईटिंग करते वक्त यानी जो हम ईटिंग नवाले को अंदर लेके जाते हैं उस वक्त ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप होता है। वहाँ पर जो लैरिंक्स है वहाँ पर एपिग्लॉटिस जो है उसको बंद कर लेता है, एयर पैसेज वे को। स्पीकिंग के दौरान भी जो है जब हम स्पीक करते हैं, जब हमारी बॉडी से या हमारे लैरिंग्स जो है वोकल कॉर्ड से आवाज़ निकलती है, तो उस वक्त जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो स्टॉप होता है। दूसरा कफिंग के दरमियान भी जो हम कफन करते हैं तो कफिंग में जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो भी स्टॉप रहता है।